संगठन के कारण से जीत हुई है दुनिया में। भीड़ ने कभी भी कुछ नहीं जीता है। भीड़ तो पीछे पीछे हो, ले लो भाई ले लो, बस बस जय बोलने का काम करती है भीड़। भीड़ ने कभी भी समाज में नेतृत्व नहीं किया आप लोगों को। और भाई देखो, जहां तक भीड़ का प्रश्न है, भाई 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के हम प्रोग्राम कर चुके हैं और हिंदुस्तान के 125 करोड़ में 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने इस काम के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है। आदमी का गांव थोड़ा बड़ा सा हो तो गांव के लोग नहीं पहचानते, शहर बड़ा हो तो शहर के लोग नहीं पहचानते। अरे इस देश के 125 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इज्जत के साथ हमारे नाम को नहीं, हमारे काम को जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए। तो इतना बड़ा ये सब काम तो हो चुका है, अब उसको संगठित करके अपने को संगठन की शक्ति को मजबूत करना है। इसके लिए आज आपको बुलाया है कि ये कार्यालय प्रभारी और उसमें नियमित रूप से 5 संगठनों का प्रशिक्षण, संगठन का निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण, ये 3 शब्द आपको दिए गए। और फिर डोर टू डोर कैंपेन, लोगों का माइंडसेट चेंज करना। छोटी छोटी बातों से लोगों का दिमाग बदलेगा, लोग सच के साथ खड़े होंगे। आगे अभी करना क्या है, मोदी जी के सत्ता में आने के बाद गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना है। ये जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, ये सब बंद करनी पड़ेंगी। गोमूत्र और गोबर से खेती होगी। हमारे बच्चों को शुद्ध आहार हमें खिलाना है, जहर नहीं खिलाना है। उसके लिए बड़ी मुहिम चलानी है। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अरे किसी के, अरे हमने 5,000 10,000 करोड़ रुपए की कोका कोला और पेप्सी वालों की जो दुकानदारी चल रही थी, जब उसके ऊपर हमने चोट की तो चारों तरफ से हम पर आक्रमण होने लगे। आज इस देश में छोटा छोटा जिनका बिजनेस है 100 200 500 1000 10,000 करोड़ रुपए का, वो उसके ऊपर जब कहीं चोट आती तो तिलमिलाने लगते हैं। लाखों करोड़ की इंडस्ट्री तबाह करनी है हमें, जो इस देश के अंदर जहर भर रही है। लाखों करोड़ की इंडस्ट्रियां, हजारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है गोकशी चलाने वालों की, फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चलाने वालों की। ये इंडस्ट्रियां ऐसे नहीं चलती है, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है एक चैन है ऑटोमोबाइल कंपनियों की। कोई कुछ, अब जब बैल से खेती होगी, नंदी का काम होगा, उस समय सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके पीछे एक बहुत बड़ी चैन है उनकी कि भैया ये ट्रैक्टर खरीदो, ये हैरो खरीदो, ये कल्टीवेटर खरीदो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, फिर ये यंत्र खरीदो। जो पूरी इनको बनाने वाली जो कंपनियां, उनका हजारों लाखों करोड़ रुपए दांव पर लगा हुआ है। एक एक कंपनी कितना कितना यूरिया, कितना कितना डीएपी, कितने कितने पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सबका दांव पर लगा है। ये तो एक पक्ष मैंने बताया। अब हम कह रहे हैं कि भैया इस देश के अंदर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा फिर से करो। 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस उसके पीछे लगा पड़ा है। भाई हिंदुस्तान में इतनी जड़ी बूटियां हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर खोज करके दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया है। एक एक जड़ी बूटी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम एक गिलोय से इस देश में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग मरते हैं खाली मलेरिया से, प्लेटलेट्स कम होने से, स्वाइन फ्लू से, डेंगू से। कितने? 5 करोड़। अब गिलोय के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, यह भी हम काम करवाएंगे। अभी तक 97% बजट एलोपैथी को दिया जाता है। हम कहेंगे 50-50 तो देना शुरू करो। 97% एलोपैथी को, 3% में योग आ गया, आयुर्वेद आ गया, सिद्ध आ गया, यूनानी आ गई, सारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति आ गई। माने 3% में 5 पैथियां और 97% में 1 पैथी। तो ये एलोपैथी मंत्रालय है या ये भारत का हेल्थ मंत्रालय है? तो इस एलोपैथी मंत्रालय को भी हेल्थ मंत्रालय में बदलवाना पड़ेगा और हिंदुस्तान की चिकित्सा परंपरा को ही आमूलचूल परिवर्तन कराना पड़ेगा। हिंदुस्तान के खेतों में एक एक किसान 10-10 लाख रुपए की जड़ी बूटियां बो सकता अपने खेत में। हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों से पूरी दुनिया के अंदर जो करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हो रहा है जड़ी बूटियों का, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर में बिजनेस हो रहा है, 100 लाख करोड़। भारत की कुल जीडीपी 114 लाख करोड़ की है। हम 100 लाख करोड़ नहीं, 25 लाख करोड़ कम से कम
पूरी दुनिया का 1/4 जो है वो हम हेल्थ में ऑक्युपाई कर सकते हैं, 25 लाख करोड़। लेकिन उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा परिवर्तन आए और हिंदुस्तान में अच्छी चरित्रवान, स्वस्थ, बलवान, प्रज्ञावान, महान संतानें तैयार हों। कैसे होंगी? जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदल सकता। और जिस दिन शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया उस दिन हिंदुस्तान बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा देश के बच्चों का, जवानों का। तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटियों तक पूरा सिलेबस बदलना पड़ेगा। इसके अंदर सारे के सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लगभग बिके हुए हैं। जो हम लोगों को लगता है नहीं ये इलीट इलीट इलीट, सो कॉल्ड इलीट, ये मैं कहीं इनको बोलता हूं लिटरेट इडियट्स, इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो भैया इस बार अब सबको मिलकर के ऐसा जोर लगाना है कि भारत में शिक्षा का भारतीयकरण करना है। शिक्षा को उसी अध्यात्म की आधारशिला पर फिर से खड़ा करना है जिसको नष्ट किया था मैकाले ने। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऐसे परिवर्तन नहीं आ जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ी ताकत अपनी होनी चाहिए। जब तक सत्ताओं को यह भय नहीं होता कि उखाड़ फेंकेंगे हमको, एक बार दहाड़ दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे, इतनी ताकत खड़ी करनी पड़ती है, तब जाकर के बदलते। सत्ताएं बड़ी निरंकुश होती हैं, किसी की हो जाए, सत्ताएं बड़ी क्रूर होती हैं। उसके लिए अपने को अभी से तैयारी करनी है। जिले तहसील स्तर पर तो संगठन पूरा मजबूत हो चुका है। गांव गांव में ऐसे लोगों को तैयार कर देना कि अब शिक्षा को बदलेंगे, चिकित्सा को बदलेंगे, खेती को बदलेंगे। अब सारा बदलाव नीतियों से आएगा। मैंने बार बार इस बात को कहा है और 3 ये शब्द नोट भी कर लो और अपने कार्यकर्ताओं को इसका ट्रेनिंग दो कि बदलाव आता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। एग्रीकल्चर की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, हेल्थ पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, टैक्सेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, खनन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इस देश में जो परिवहन की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी। अरे इस देश में इतनी बड़ी संभावना, थोड़ा थोड़ा कुछ उस विषय में बोलने लगे आदरणीय मोदी जी अभी आजकल। अभी इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थोड़ा सा उन्होंने पॉलिसी के ऊपर बोला था। देश बनेगा नीतियों से, शासन आता जाता रहता है। यह मैंने कहा बीजेपी का भी शासन देखा है, वाजपेयी जी का भी शासन देखा है, अभी भी हम सत्ता और व्यवस्था को बदलते हुए देखना चाहते हैं। देश चलता है नीतियों से, पॉलिसी से। सारी नीतियों को बदलाव करना यह छोटा काम नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सारी नीतिगत परिवर्तन। मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया था, अरे भाई 67 साल से हिंदुस्तान का नर्क बना के रख दिया तुमने, थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाओ, थोड़ा टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज लाओ। सारे मैंने कहा रिजर्व बैंक वालों, अब 2005 से पहले के नोट वापस लेकर के नोट के बदले नोट देने से बात नहीं बनेगी। सारे के सारे नोट खत्म करो, करेंसी खत्म करो, बैंक ट्रांजैक्शन पर देश को लेकर के आओ, थोड़े छोटे नोट छोड़ दो जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं उनके लिए। सारा ही काला धन खत्म, एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ 0.1% से लेकर के, और आप उसको लगा लो चाहिए बीड़ी सिगरेट शराब आदि के फैक्ट्रियों पर चाहे 5-10% भी क्यों ना लगा लो, बाकी 1% एवरेज टैक्स, मात्र 1%। और वो भी जब आपको प्राप्त करते रिसीविंग के ऊपर। आदमी लेता कब है? जब उसको कोई लाभ होता है। उधार भी लेगा तो किसी काम के लिए लेगा ना, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी न किसी के लिए लेगा। तो ये इसके ऊपर हमने पूरे देश में बहस छेड़ दी। और अब इसमें भी आपने देखा डर रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कब तक बचोगे? चुनाव के बाद तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, करवा के ही मानूंगा। जेतली जी बोले बाबा तो बड़ा हठी है। मैंने सोचा था बाबा जी 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, तो इन्होंने तो हठ प्रयोग कर लिया। मैंने अभी गडकरी जी से बात की, गडकरी जी इनका मैनिफेस्टो देख रहे हैं। मैंने कहा गडकरी जी ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर मैंने कहा अभी अखाड़ा अलग खोलना पड़ेगा। बोले नहीं बाबा जी मेरी जिम्मेदारी है। देखो एकदम सीधी सीधी बात करते हैं, हमारा कोई लुका छिपी का खेल नहीं है, हमारा किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है।
साधु बने हैं तो सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए बने हैं। ये किसी को सिंहासन पर बैठाना हमारा मकसद नहीं है, और सिंहासन पर बैठाना भी एक मकसद के लिए है, और वो मकसद किसी भी कीमत पर पूरा करवा करके रहना है। तो ये जो काम है ये साधारण काम नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, एक छोटा सा नीतिगत परिवर्तन। मैंने हिंदुस्तान के सारे अर्थशास्त्रियों को बैठाया। अब पीछे आपने देखा 2000 से ज्यादा सीए बैठे हुए थे, देश के टॉप सीए, और उसमें सारे इकोनॉमिस्ट, देश के जो विचारधारा से जो कहते हैं ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, यहां ये वाला है, वो वाला है। देश में जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार जी वो कहते भैया ये तो बहुत मतलब एक ऐसा आदमी है जो कभी भी किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, सच है वही बात करता है। मैंने उनको ला करके बैठा, उन्होंने कहा ये सच है, हिंदुस्तान में ब्लैक मनी और करप्शन ना होता तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 114 लाख करोड़ की नहीं 1000 लाख करोड़ की देश की अर्थव्यवस्था होती। चीन से हम 2 गुना ज्यादा, अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल होते। ये मैं नहीं कह रहा था, प्रोफेसर अरुण कुमार जी से मैंने कहा यहां आकर के बोलो आप। बोला उन्होंने। क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि टैक्सेशन की पॉलिसी देश में ठीक नहीं है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, टैक्सेशन, टेररिज्म, इकोनॉमिक अनार्की, आर्थिक अराजकता देश में छाई हुई है। तो मेरे से सबने कहा, बोले बाबा जी इसको बदलने के लिए तो 3 में बदलाव लाना जरूरी है। जरा 3 बातें कुछ लिख लो, ये बड़ी काम की चीजें हैं। आज आपको एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। क्या? करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट एग्जीक्यूटिव्स। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, उसमें पूरा सरकारी तंत्र आ गया। खाली टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट नहीं, पूरा सरकारी तंत्र, ये मिलकर के देश को लूट रहे हैं। ये 3 के तिकड़ी ने तिगड़म कर रखा है। 3 की तिकड़ी के तिगड़म से देश को बाहर निकालना पड़ेगा। बोले बाबा जी आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है। मैंने कहा पहले तो कोशिश करेंगे कपाल भाती से इनकी चमड़ी पतली हो जाए, नहीं तो पूरे देश के लोगों का, हमें तो भाई देखो लड़ाई करनी करनी है। ये ऐसा नहीं हो जाएगा ये काम। दरअसल इसमें ना अभी बहुत तरह की बातें हैं इसके अंदर। हमने कहा कोई भी आदमी, दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया का कोई भी आदमी आए हमारे साथ तर्क करे। महर्षि दयानंद ने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया आधुनिक भारत में, तर्क, लॉजिक। लॉजिक के साथ बात करो भाई। बोले बाबा जी आप अर्थशास्त्री कब से होगे? मैंने कहा तू कब से हो बताइयो। रजिस्ट्री करा रखी है तुमने, ठेकेदारी ले रखी है कि तुम ही बात करोगे अर्थशास्त्र की। अरे अर्थशास्त्र हम लोग चलाते हैं इस देश का। इस देश के किसान, इस देश के मेहनतकश लोग, मजदूर, कारीगर, इस देश के अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश के 125 करोड़ लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और देश की आर्थिक नीतियां भी वे ही बनाएंगे। कौन लोग बना रहे देश की आर्थिक नीतियां? अमेरिका में बैठे हुए लोग देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। उसको बोलते हैं वाशिंगटन कॉन्सेंसस। क्या बोलते हैं? बोले बाबा नाम भी उल्टे पुल्टे, इसीलिए तो उल्टा पुल्टा हो रखा है। आपको पता ही नहीं है डॉलर कैसे बढ़ गया, रुपए कैसे घट गया। आप सुन लेते हो आज रुपए की ये कीमत है, डॉलर की ये कीमत है, पाउंड की ये कीमत है, यूरो की ये कीमत है। क्यों भाई? बेवकूफ बना रखा है लोगों का। जो डॉलर की कीमत बताई जाती है वो वास्तव में उसकी एक्चुअल उसकी कीमत है ही नहीं। क्यों? सब अपने आप बना के बैठ गए, दादागिरी है। वर्ल्ड बैंक उसी का, IMF उसी का, फिर WTO उसी का, UNO उसी का। हम जो कहते हैं वही कीमत ये IMF तय करता है, वर्ल्ड बैंक तय करता है। फिर जो है उसी के आधार पर वर्ल्ड ट्रेड होगा तो बोले उसमें डॉलर का इस्तेमाल होगा। सद्दाम हुसैन उसने मना कर दिया, मैं डॉलर में ट्रेड नहीं करूंगा, उसके ऊपर युद्ध कर दिया। तो उधर से IMF, उधर से वर्ल्ड बैंक, उधर से WTO, और उधर से फिर जो इनकी ना माने तो फिर UNO। भारत की हैसियत क्या बना रखे है? बोले UNO का सदस्य भी नहीं मानते। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जा बेटे, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO यही बनाएंगे।
फिर अमेरिका को सदस्य बनाना है या नहीं बनाना हम तय करेंगे, लेकिन इसके लिए एक जज्बा चाहिए परिवर्तन का। ऐसे नहीं हो जाएगा ये काम, होगा। पहले था ऐसा ही, सारे भारत तय करता था किस देश की मुद्रा की कीमत क्या होगी, और उसमें उसकी न्यायपूर्ण दृष्टि थी। लेकिन आज उल्टा हो गया। तो मैं बात कर रहा था, देश को बर्बाद किसने किया है? करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट ब्यूरो एग्जीक्यूटिव्स, ये मिल गए। देश बनेगा किन चीजों से? सही नीतियां, सही नेतृत्व, सही नीयत। यही लिखो, इसी से देश बनना है। मोदी से देश नहीं बनना, मोदी से नहीं, मोदी को जिन मुद्दों के लिए हमने बात की है उन नीतियों से देश बनना है। अरे आज मोदी है, आज बाबा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश चलता है नीतियों से। इसलिए यह ध्यान में रहना चाहिए कि मोदी आ जाएगा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, नहीं, मोदी की नीतियों से देश बनेगा। और वो नीतियां, इन्हीं नीतियों पर आना पड़ेगा जिन नीतियों की हमने बात की और देश के करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं। भाई ये देश ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको तैयारी करनी है, इसलिए आपको बुलाया है कि आपको जा जा करके लोगों की काउंसलिंग करनी है। नीतियां ठीक हो गई ना, फिर हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी। ये सारा मतलब पूरा देश जो है ना, इसको इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आम आदमी सोचता भाई ये तो हम तो पैदा ही गरीब घर में हुए, गरीबी को हमने क्या मान लिया? गरीबी को हमने तो यूं कहा हमें तो विरासत में मिली है। अजी बाबा जी हमारा तो, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। बाबा जी हमारी तो जाति ही गरीब है, बाबा जी हमारा तो गांव ही गरीब है, बाबा जी हमारे तो मजहब के लोग। मैंने मुसलमानों में गया हूं, बोले बाबा जी क्या करें, हमारे तो मजहब के लोग ही गरीब हैं। मैं दलितों में गया हूं, बोले बाबा जी हमारे तो लोग ही गरीब हैं। वनवासियों में गया हूं, बोले बाबा जी हम तो हैं ही गरीब, हमारे पास तो कुछ है नहीं, झोंपड़ी है। अरे मैंने कहा जिस जमीन के ऊपर तुम बैठे हो इसके नीचे अकूत धन संपदा छिपी हुई और तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तुमसे छीनी गई है वो। प्राकृतिक